गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए देखते हैं आज नेटवर्क लेयर पे ही रूटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो नेटवर्क लेयर की ही प्रॉपर्टी होती है। तो आइए चलते हैं, कुछ अलग सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कल कुछ सर्विसेज नेटवर्क लेयर की रह गई थी, उससे पहले एक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं कि आपकी क्या क्या सर्विसेज रह गई थी। तो आइए देखते हैं सर्विसेज में, जैसे कि ये सारी चीज़ें हालांकि हो गई थी। ये हो गया था आपका ये कनेक्शन लिस्ट, ये भी आपने कर लिया था। ओके, तो देखते हैं आज। हाँ, नेटवर्क लेयर सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें हैं। इस सेक्शन में क्या है कि वी ब्रीफली डिस्कस सर्विसेज प्रोवाइड बाय द नेटवर्क लेयर। आवर डिस्कशन इज मोस्टली बेस्ड ऑन द कनेक्शन लेस सर्विसेज, द डोमिनेंट सर्विस इन टुडे इंटरनेट। तो अब इसमें सबसे पहले आपसे आती है लॉजिकल एड्रेसिंग। देखिए नेटवर्क लेयर करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। और सर्विसेज प्रोवाइड एट द सोर्स कंप्यूटर, फिर सर्विस प्रोवाइडेड एट ईच राउटर, सर्विस प्रोवाइडेड एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये चारों आपकी जो है टॉपिक डिस्कशन में आते हैं नेटवर्क लेयर के अंतर्गत। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ द इंटरनेट है, तो अपन क्या देखते हैं कि ये आपका एलिस एक सिस्टम है आपका, वंडरफुल पब्लिशिंग हम कह सकते हैं। ये आपका एक केबल्स के माध्यम से इसको हम कनेक्ट किए हैं पूरा नेटवर्क में। ये सर्वर नेट है, आप देख रहे हो पूरा बना हुआ है। ये बॉब है, ये आपका एलिस है। ये सारा का सारा एक इमेजनरी पार्ट है इंटरनेट का। इस तरह कनेक्शन होता है। और जब आप सोर्स कंप्यूटर पे सर्विस प्रोवाइड करते हो तो ये अपर लेयर होती है, ये डेटा लिंक लेयर है आपकी, ये नेटवर्क लेयर है। तो इस नेटवर्क लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर, देखिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर, दिस इज द सोर्स कंप्यूटर। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस नेटवर्क लेयर में आती है, फिर इसके बाद डेटा लिंक लेयर में जाती है, देन सोर्स कंप्यूटर पे। तो नेटवर्क लेयर में क्या है कि अपर लेयर से पहले पैकेटाइज होता है, फिर डेटाग्राम कन्वर्ट होता है, फाइंड नेक्स्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो इसमें हम जो है रूटिंग टेबल बन जाती है डेस्टिनेशन एड्रेस की, ठीक है, और नेटवर्क एड्रेस की। तो ये आपका डेटाग्राम प्लस नेटवर्क एड्रेस यहाँ जुड़ता है और इसके थ्रू आपको मिलता है मैक एड्रेस। हम नेक्स्ट हॉप में मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस प्राप्त करते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। डेटाग्राम प्लस मैक एड्रेस करते हैं तो फ्रेगमेंट होता है हमारा यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन, लिंक और एमपीयू। ये एमपीयू टेबल है, लिंक और एमपीयू टेबल जो बनी हुई है। तो यहाँ पर एमपीयू का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, आपको दिखाता है ये। और डेटा इज अपर लेयर डेटा, डी मतलब डेस्टिनेशन लॉजिकल एड्रेस है, ऐसे मतलब सोर्स लॉजिकल एड्रेस है। पीआई का मतलब यहाँ पर होता है प्रोटोकॉल आईडी, एसटी सर्विस टाइप। मैक है आपका नेक्स्ट ऑफ मैक एड्रेस, एनए मतलब नेक्स्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस डेटाग्राम में जुड़ेगा। इसके बाद जैसे ही आपका ये पैकेट आपकी उसके नीचे लेयर में आता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर में आता है, तो हम क्या देखते हैं, फ्रेगमेंट बना हुआ है यहाँ पे। ये पूरा फ्रेगमेंट बना हुआ है आपका, एच से डेटा है, मैक एड्रेस है, यहाँ पे फ्रेगमेंट हेडर डेटा है, ये मैक पूरा डेटा लिंक लेयर में बना हुआ है, जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है। ये पैकेटाइज यहाँ पर हो जाता है। इस तरह जो है ये सोर्स कंप्यूटर पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फिर आता है कि प्रोसेसिंग एट ईच राउटर। ये देखिए नेटवर्क लेयर है आपका, और इस नेटवर्क लेयर में देखिए नेटवर्क में प्रोसेस है डेटा लिंक, और डेटा लिंक दो डिवाइड होता है इसमें, इनकमिंग एंड आउटगोइंग राउटर का बना हुआ है। तो अपर लेयर डेटा से लेयर से जब डेटा आता है नेटवर्क लेयर में, ये रूटिंग टेबल है आपकी, ये एमपीयू टेबल है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, कौन सा लिंक है, कितना टेबल। तो अब देखिए नेक्स्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस जैसे ही फाइंड होता है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेसिकली, ये लॉजिकल एड्रेस यहाँ से आया, डेटाग्राम प्लस हम नेक्स्ट ऑफ लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे हमने ऐड किया, तो आपको मैक एड्रेस मिला यहाँ पे। यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉजिकल एड्रेस को एआरपी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये आपको इस लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है।
ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपको ये एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। ये एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है, ये एड्रेस आपको मिला। इसके बाद फिर वो आपको जो मैक एड्रेस है वो आपके डेटाग्राम में ऐड होता है। ये देखिए डेटाग्राम प्लस मैक एड्रेस, फिर ये फ्रेगमेंट बन जाते हैं आपको। तो अब फ्रेगमेंट में क्या है कि हमें लिंक चाहिए होता है। लिंक हम MTU टेबल में खोजते हैं, तो जो हमारा मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है वो हमको फ्रेगमेंट के लिए प्रोवाइड की जाती है। और ये सीधा का सीधा फ्रेगमेंट आपके डेटा लिंक लेयर ऑफ इनकमिंग इंटरफेस भी बना हुआ है, इसको मिल जाता है। जहाँ पे फ्रेगमेंट में मीडिया एक्सेस ये मैक एड्रेस है, जिसमें हेडर और डेटा, ये आपको फ्रेगमेंट अलग अलग फ्रेगमेंट के सब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरी चीज ये, अगर ये एड्रेस नहीं मिलता है या ट्रू नहीं होता है, जैसे आपका मान लीजिए कोई इनकमिंग इंटरफेस है ये यहाँ पे जाता है, अगर फॉल्स है तो वापस वैलिड डेटाग्राम, तो डिस्कार्ड डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगर ट्रू है तो ये सीधे आपको नेटवर्क लेयर पे पहुंच जाता है और ये आगे की ओर प्रोसेस होता है राउटर के लिए। फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे अगर देखें तो इसमें क्या देखते हैं, डेटा है आपके अपर लेयर, क्या आपके नेटवर्क लेयर में आता है तो वो डेटा अपर लेयर से आता है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, और ये रीअसेंबल होता है, ये पूरा रीअसेंबल होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, स्टोर डेटा ऑफ ईच फ्रेगमेंट, डीपैकेटाइज दोबारा से किया जाता है डेटा को, ये वापस आता है। अगर फॉल्स है तो ये डिस्कार्ड होता है, यानी वेट करेगा फिर, है ना। अगर ट्रू होगा तो डिस्कार्ड ऑल फ्रेगमेंट, सारे रीअसेंबल, टाइमर एक्सपायर्ड, यहाँ पे टाइमर होगा, उतने में अगर रीअसेंबल हो जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये डिस्कार्ड ऑल फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड कर देगा। अगर ये ट्रू है तो ऑल फ्रेगमेंट अराइव, फिर दोबारा से रीअसेंबल होगा, ये डेटा यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये अब एक चीज और होती है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या है ना, जो आपका डेटा लिंक लेयर है, यहाँ से डेटा अगर जा रहा है, पहले समझिए, तो यहाँ पर एक टाइमर लगा हुआ है कि इस टाइमर पे अगर डेटा आपका वैलिड है तो ये ट्रू यानी डीपैकेटाइज होगा, अदरवाइज डिस्कार्ड होगा। ये तो नॉर्मल तरीका यहाँ पे है। डीपैकेटाइज होगा तो डेटा आपका वापस यहाँ पे जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर ये इधर की ओर मूव करेगा, यहाँ पे वेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि रीअसेंबल टाइमर अगर एक्सपायर्ड हो जाता है तो फिर ये वेट करेगा, यदि रीअसेंबल हो जाता है तो ये ट्रू, अगर ट्रू कंडीशन है तो ये डिस्कार्ड तब होगा सारे फ्रेम जब ये फॉल्स कंडीशन आपको देगा। अगर ट्रू होगा तो सीधे सीधे रीअसेंबल हो जाएगा, डेटा को आप अपर लेयर में भेज सकते हो। तो जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर से डेटा जाता है, ये डेटा लिंक लेयर है आपका, ये सर्विसेज है जो मिल रही है ट्रांसपोर्ट एंड अदर लेयर, ठीक है। तो डेटा का मतलब है डेटा ऑफ अपर लेयर, एच का मतलब है डेटाग्राम हेडर, ये डेटाग्राम हेडर है, डेटा ऑफ द अपर लेयर का डेटा है, ये हेडर है पूरा। इस कंडीशन में ये डेटा आपका इधर की ओर मूव करता है, ठीक है। अब इसमें अदर सर्विसेज है, तो सम इशू रिलेटेड टू द नेटवर्क लेयर, these issues actually represent the services that are normally discussed for the network layer, but they are either partially implemented at the network layer or not implemented at all. Some services are provided by some auxiliary protocols or by protocols added to the internet later. So most of these issues resurface in future chapters. अब इसमें हम क्या देखते हैं, एरर कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, कंजेशन कंट्रोल है, रूटिंग है, सिक्योरिटी। जैसे एरर चेकिंग है एट द डेटा लिंक लेयर, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, ये राउटर है, ये राउटर है। तो एरर चेकिंग ये है आप, अब यहां पे देखिए एरर चेकिंग होती है जब सोर्स से राउटर पे आता है डेटा,
तो ये सोर्स राउटर है, ये आपका डेस्टिनेशन राउटर है। तो डेटा लिंक लेयर पे आपकी चेकिंग होती है। तो बेसिकली क्या है कि हम एरर चेकिंग यहीं पे करते हैं, हमारी डेटा इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी एरर चेकिंग नहीं हो रही है, ये देखिए, फिर यहाँ से अगर डेटा आपका मूव कर रहा है, यहाँ भी नो एरर चेकिंग है, यहाँ पे एरर चेकिंग है। तो इस तरह क्या है, डेटा लिंक लेयर पे हम एरर कंट्रोल पे एरर की चेकिंग करते हैं कि पैकेट में कोई एरर तो नहीं आ गया। नो फ्लो कंट्रोल इज प्रोवाइडेड फॉर द करंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट नेटवर्क लेयर। फ्लो कंट्रोल इसमें प्रोवाइड नहीं होता आपके करंट इंटरनेट लेयर में। अब इसमें एक चीज होती है रूटिंग। देखिए, कंजेशन कंट्रोल भी होता है। रूटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है कि रूटिंग हम क्या क्या यूज करते हैं, जो राउटिंग है या रूटिंग भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। तो रूटिंग पे थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी एल्गोरिथम होंगी शॉर्टेस्ट पाथ से रिलेटेड। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या एल्गोरिथम है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि रूटिंग इन सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, मैनी कनेक्शन विल नीड पाथ थ्रू मोर देन वन स्विच, नीड टू फाइंड अ रूट। इफिशिएंसी एंड रेजिलियंसी के लिए पब्लिक टेलीफोन स्विचेज आर ट्री स्ट्रक्चर, स्टैटिक राउटिंग यूजेस द सेम अप्रोच ऑल द टाइम। इसी प्रकार डायनेमिक राउटिंग अलाउज चेंज इन रूटिंग डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। ठीक है, और इसी तरह एक अल्टरनेट राउटिंग होती है जो पॉसिबल रूट बिटवीन एंड ऑफिस प्री डिफाइंड ओरिजिनेटिंग स्विच सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रूट। तो रूट लिस्टेड इन परफॉर्मेंस ऑर्डर। तो डिफरेंट सेट ऑफ रूट्स में बी यूज्ड टू डिफरेंट टाइम। जैसे अल्टरनेट की बात करें कि अल्टरनेट राउटिंग डायग्राम ये बना हुआ है। ये कोई नोड है आपका, स्टार्टिंग नोड जिसको बोलते हैं, ये रूटेड है आपका आई, यहाँ से जे से वाई। तो ये इसके लिए रूट ए बना हुआ है, ये रूट ए है, ये रूट बी है, ये रूट सी है। तो देखिए एक्स और वाई के बीच में रूट ए है, रूट ए एक्स और वाई ये। तो रूट बी जो है वो बना हुआ है आपका एक्स जे एंड वाई, ये रूट बी है। ठीक है, ये आपकी एंड ऑफिस है, ये आपकी इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड है। तो एंड जो ऑफिस है, देखिए पहले गौर से, यहाँ पे ये जो आपका पोर्शन दिया हुआ ना, ये आपका एंड ऑफिस है, जो गोल गोल बने हुए एंड ऑफिस है। ये इंटरमीडिएट नोड्स हैं जो इस तरह बने हुए हैं। तो अगर हमें रूट ए निकालना है तो सीधा सीधा रूट ए बन गया ना। रूट बी अगर देखो आप तो पहले एक्स पे कहाँ जाएगा, ये जे पे जाएगा, फिर वाई पे जाएगा, ऑब्वियसली एंड ऑफिस में जाएगा। फिर रूट सी अगर देखें, पहले एक्स से आपका आई में जाएगा, है ना। ये आप एक आई लोगे, आई से फिर आप जे लोगे, है ना। नहीं, एक्स से पहले आई में रूट सी के लिए एक्स से पहले के में जाएगा, के से फिर आपको वाई में जाएगा। अब रूट डी की बात करो अगर, तो रूट डी में क्या होगा कि पहले एक्स, ये आपका एक्स आई में गया, आई से जे में गया, जे से आपको वाई एंड ऑफिस में आया। तो टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी ये है कि टाइम पीरियड जो है ये मॉर्निंग है, आफ्टरनून, इवनिंग एंड वीकेंड। तो फर्स्ट रूट में क्या है आपका ए है, ये देखिए। सेकेंड रूट क्या है आपका, सेकेंड रूट अगर देखें आप तो आपका जैसे बी है, बी के बाद फिर आपका डी है ना, डी मॉर्निंग आफ्टरनून के अकॉर्डिंग। फिर इवनिंग आपका जैसे डी बराबर सी बराबर। इस तरह थर्ड रूटिंग टेबल्स में कैसे कनेक्टिंग होती है, अल्टरनेट रूटिंग। जैसे कि अब ये तो सब सिंपल, फर्स्ट रूट में तो आप ये हो गया। अब सेकंड रूट की बात करें बी के लिए, तो बी के लिए क्या है कि एक्स आपका जे पे जाएगा, फिर जे से आपका वाई पे आएगा। तो सिंगल रूट है आपका बी, सेकंड रूट है। और फिर थर्ड की बात करें, थर्ड में अगर देखें तो आपका डी, सीधा डी बन रहा है। अब वीकेंड देखें तो आपका सी बन रहा है सेकंड रूट में। ठीक है, इस तरह करके ये रूट्स डिसाइड किए गए हैं। अब रूटिंग करें हम पैकेट स्विच नेटवर्क में अगर, तो कॉम्प्लेक्स होता है क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड, करेक्टनेस,
सिंप्लिसिटी है, रोबस्टनेस है, स्टेबिलिटी है, फेयरनेस है, ऑप्टिमलिटी है, एफिशिएंसी, ये आपके रूट कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होती हैं जब हम रूटिंग करते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क में। और इसका अगर क्राइटेरिया देखें तो यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ रूट, मिनिमम ऑफ लीस्ट कॉस्ट। तो सी स्टॉलिंग ये देखिए लीस्ट कॉस्ट है, इसमें रूटिंग एल्गोरिथम देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बदल जाएगा। फिर एग्जाम्पल अगर देखें पैकेट स्विच नेटवर्क का, देखिए ये आपके नोड है, सारे के सारे नोड बने हुए हैं ये, और ये आपकी जो वेट इसमें लिखा हुआ है 2 3 4 5 करके नंबरिंग है, ये इसको बोलते हैं एजेस। ए से आपका 5 लेके देखो 3 में गया, फिर 3 से 8 लेके आपका वापस 1 में आ रहा है ना, फिर 1 है आपको 1 लेके 4 में जा रहा है, 4 7 लेके 1 पे जा रहा है, ऐसे करके ये नेटवर्क बने हुए हैं, सबके इसमें वेटेड लिखे हुए हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपका पैकेट स्विच नेटवर्क का। अब इसमें एक डिसीजन टाइम एंड प्लेस है, तो टाइम मतलब पैकेट और वर्चुअल सर्किट बेसिस होता है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेड बाय ईच नोड, और सेंट्रलाइज क्या है और सोर्स। तो प्लेस आपका सेंट्रलाइज है, सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, टाइम आपका क्या है पैकेट और वर्चुअल सर्किट बेस्ड है। अब नेटवर्क इंफॉर्मेशन सोर्स एंड अपडेट टाइमिंग। तो रूटिंग डिसीजन यूजुअली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ नेटवर्क। तो रूटिंग डिसीजन जो है आपका वो आपके नॉलेज ऑफ नेटवर्क पे बेस करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड रूटिंग है, तो नोड्स की यूज लोकल नॉलेज में कलेक्ट इन्फो फ्रॉम एडजेसेंट नोड्स है, में कलेक्ट इन्फॉर्म फ्रॉम ऑल नोड्स ऑन पोटेंशियल रूट्स है। अब सेंट्रल रूटिंग में देखें अगर कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल नोड्स, सारे नोड्स से आपको इन्फॉर्मेशन होता है। अपडेटिंग टाइमिंग अगर देखें तो व्हेन इज नेटवर्क इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय नोड्स अपडेट है ना, तो फिक्स में नेवर अपडेटेड है, एडॉप्टिव में का रेगुलर अपडेट चलता रहता है। अब रूटिंग स्ट्रेटजी में क्या है, पहले फिक्स स्ट्रेटजी होती है, फिर फ्लडिंग होती है, रैंडम है, एडॉप्टिव है। तो फिक्स राउटिंग जो होती है सिंपल परमानेंट रूट फॉर ईच सोर्स टू डेस्टिनेशन पेयर, डिटरमाइनिंग रूट यूजिंग ए लीस्ट कॉस्ट एल्गोरिथम। हम यूज करेंगे रूट फिक्स एट लीस्ट अंटिल ए चेंज इन ए नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे देखिए ये टेबल है, फिक्स राउटिंग टेबल की ये टेबल बनी हुई है, नोड 1 डिलीवरी, नोड 2 डिलीवरी, 3 4 5 6 नोड यहाँ पे बने हुए हैं, ये 1 2 6 ये सबकी डिलीवरी है। फ्लडिंग में क्या है, कोई भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पैकेट आपका भेजा जाता है बाय नोड टू एवरी नेबर, इनकमिंग पैकेट रीट्रांसमिटेड ऑन एवरी लिंक एक्सेप्ट इनकमिंग लिंक। Eventually a number of copies will arrive at destination. Each packet is uniquely numbered so duplicate can be discarded. अब इसमें nodes can remember packets already forwarded to keep network loading bound. Can include a half count in packet. ये फ्लडिंग में एग्जाम्पल देखें, फ्लडिंग के देखिए यहाँ पे एक नोड है, ये पैकेट जा रहे हैं अलग अलग रूट्स में, ये 3 के लिए, ये 2 के लिए है, ये 4 के लिए है, पैकेट 2 में पहुंच गए, पैकेट 3 में पहुंच गए, पैकेट 4 में पहुंच गए। तो सेकंड हाफ में क्या होता है कि पैकेट यहाँ से जा रहा है, अब 3 में भी पैकेट पहुंच गए तो वो पैकेट भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, ये देखिए पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 भी करेगा, 3 चारों तरफ करेगा, जहाँ जहाँ से 2 भी करेगा, 4 भी करेगा। थर्ड में क्या है कि पैकेट 2 से आपके 1 पे आपके पैकेट जा रहे हैं 3 पे, इस तरह ये करके आपका हर इमीडिएट नोड को ये भेजता है। तो फ्लडिंग है, एकदम से बहुत सारे पैकेट्स आपके बढ़ गए। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल पॉसिबल रूट आर ट्राइड, सभी पॉसिबल रूट आपके ट्राई करते हैं, वेरी रोबस्ट। एट लीस्ट 1 पैकेट विल हैव टेकन मिनिमम, at least 1 packet will have taken minimum half count route can be used to set off virtual circuit. सारे नोड्स डिजिटेड होते हैं, यूजफुल टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक रूटिंग, जिससे भी आपने देखा फ्लडिंग में।
इस तरह एक रैंडम राउटिंग होती है कि नोड सेलेक्ट वन आउटगोइंग पाथ फॉर रिट्रांसमिशन ऑफ इनकमिंग पैकेट. Select can be random or round robin. Can select outgoing paths on a probability calculation. No network information needed. Route is typically not least cost or nor minimum half. Adaptive में भी ऐसे होता है कि use to almost all packet switching network. Routing decision change condition on the network change. Failure हो सकता है, congestion भी हो सकता है. Requires information about network. Decisions more complex, too slowly to be relevant, but reacting too quickly can cause oscillation. Trade-off between quality of network information and overhead. ये चीजें वहाँ पे बनी होती हैं. Improved performance, add condition control, complex system may not realize theoretical benefit. Classification देखें तो based on the information source. आइसोलेटेड होगा, एक एडजेसेंट नोड्स होगा, आल नोड्स होंगे. ये आइसोलेटेड एडाप्टिव रूटिंग है. तो अब बेसिकली क्या है ना, हम लोग क्या देखते हैं कि रूटिंग स्ट्रेटजी में जैसे सबसे मेन अगर हम देखें तो होती है डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम डेफिनेशन. इसमें क्या करते हैं डिस्कस्ट्रा में कि फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सोर्स नोड ऑल अदर नोड by developing path in order of increasing path length. इसमें n है set of nodes, s है source node, p आपका set of node for incorporate by algorithm. ठीक है, इस कंडीशन में ये सारे नोड दिए रहते हैं. तो इसमें कंडीशन देखिए मान लो i है जो 0 है, a से a पे जाएगा तो इसका जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा. लीस्ट कास्ट फ्रॉम i टू नोड j. अगर i से j दूसरा नोड पकड़ता है तो इन्फिनिटी रहेगा. इफ टू नोड्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर दो नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे हम इन्फिनिटी कर देते हैं. अगर दोनों नोड्स इफ द टू नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड तो कंडीशन देखेंगे कि 0 या 0 से बराबर या 0 से ऊपर होना चाहिए. ये वैल्यू आएगी, या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा. कास्ट ऑफ लीस्ट कास्ट पाथ फ्रॉम नोड एस टू नोड एंड करेंटली नोड. तो इस पर्टिकुलर हम फॉर्म पे जाएंगे. ये जो 2-3 चीजें दी हैं इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल करेंगे डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम का. ये एल्गोरिथम मेथड है जिसको हम यूज करेंगे अलग अलग तरीके से. तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, अभी कोई समझ में नहीं आएगा ज़्यादा आपको. ठीक है, जैसे कि ये ठीक है, किस स्टेप्स को लेकर हम चलेंगे. एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. ये देखिए डिस्कस्ट्रा के एग्जाम्पल बने हुए हैं. यहाँ पे T1 आया, यहाँ पे 1-4 आया, यहाँ पे 1-2-4 आया. इसमें एक पाथ निकाला गया, इसमें 2 निकाला गया, इसमें 3 निकाले गए, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें आपको 6 पाथ निकाले गए. ये दिखा रहा है इसमें. ठीक है, और ये आपकी टेबल्स बन गई इन पाथ के अकॉर्डिंग. टेबल बन गई कि फाइनल कितने पाथ निकल के आए, इतने शॉर्टेस्ट पाथ निकल के आ गए. ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे. ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है. मैं आपको कल बताऊंगा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इसके अंदर कैसे हम यूज करते हैं. इसका न्यूमेरिकल करके देखेंगे डिस्कस्ट्रा का, तो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी. थैंक यू.